हे दोस्तों, हम देख रहे थे यूपीएससी सीएसई से मिलने वाली नौकरियां, जिसके माध्यम से भारत देश में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसी बहुत ही लोकप्रिय नौकरियां मिलती हैं। इसमें एग्ज़ाम होने वाले 3 स्तरों पर होते हैं, जो कि हमने पहले भी बात कर ली थी। प्री के स्तर का एग्ज़ाम, मेंस के स्तर का एग्ज़ाम और इंटरव्यू के स्तर का एग्ज़ाम। हमने सभी पर चर्चा कर ली थी। हमने देखा था प्री में हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं, एक जीएस का और दूसरा हमारा सीसैट का। उसके बाद हमने देखे थे मेंस में 9 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर, उसी ऑप्शनल के 2 पेपर और कंपलसरी के भी 2 पेपर और 1 पेपर था हमारा एसे का। 1 पेपर था हमारा एसे का। तो हमने पिछले वीडियो में जीएस पर, सीसैट पर बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी और जीएस के 4 पेपर में से जीएस 1 का हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लिया था। आज के पेपर में हम देखेंगे यूपीएससी जीएस फर्स्ट के पिछले 5 सालों के, प्रीवियस ईयर के 5 सालों के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर जो यूपीएससी ने कुछ हमें दिया है। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी ने हमें एक डायरेक्शन या एक प्रकार का हमें निर्देश दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों एवं उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, न कि उनकी सूचना के भंडार या फिर उनकी स्मरण शक्ति का हमें आकलन करना है। अब ये जो शब्द यूपीएससी ने दिया है, यहाँ पर ये 4 शब्दों का यदि आप अर्थ जान लें तो आप यूपीएससी के सिलेबस को ऐसे ही जान लेंगे। यहाँ देखिए इन 4 शब्दों का क्या अर्थ है। यूपीएससी जो मेंस में हमारे टोटल पूछती है 9 पेपर, मेंस में टोटल वो हमसे पूछती है 9 पेपर, जिसमें से 4 पेपर तो उसके होते हैं जीएस के और वहीं पर 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के लिए और 2 पेपर होते हैं कंपलसरी के लिए और 1 पेपर होता है एसे के लिए। तो यहाँ पर जो भी है यूपीएससी जीएस के लिए कहती है कि जीएस के लिए यूपीएससी हमसे कहती है कि आपके पास किसी भी विशेष अध्ययन के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इतने सरल स्तर का ये होगा। और उसके बाद यह भी कहती है कि किसी भी व्यक्ति को यदि उसकी आधारभूत समझ परस्पर विरोधी सामाजिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण करने की यदि उसकी खुद की क्षमता अर्थात उसका अपना दृष्टिकोण कैसा है, यदि वह इन पर दे ले गया बहुत अच्छे से, तो उसका जीएस के पेपर सभी के सभी बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। यूपीएससी खुद चाहता है कि आप जीएस के सभी पेपरों पर अपना दृष्टिकोण रखें, आपके नज़रिए में ये क्या अच्छा है या बुरा है। इसीलिए यूपीएससी ने अपने सभी प्रश्नों में सिर्फ आपका दृष्टिकोण ही जानने का प्रयास उसने किया है। अभी हम सभी जब पेपर देखेंगे तो हम जानेंगे। उसके बाद जो ये कंपलसरी के 2 पेपर हैं, इसमें वो खुद साफ साफ कहती है कि आपको इन कंपलसरी के लिए बस अर्हक हैं, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ पास करना अनिवार्य है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आप इन पेपरों को सिर्फ 10वीं स्तर की पढ़ाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये 2 ऑप्शनल के हैं, इसमें उसने साफ साफ कहा कि आपकी इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल अर्थात स्नातक लेवल से ऊपर और परास्नातक लेवल से नीचे के होंगे, अर्थात बीए के ऊपर के और एमए के नीचे के लेवल के, इन दोनों लेवल के बीच के क्वेश्चन होंगे। वहीं पर एसे के लिए आपसे साफ साफ कहता है कि आप अपना उत्तर सारगर्भित
और ऐसा उत्तर दीजिए कि उत्तर के बीच में कनेक्शन बना हो, टूटे नहीं। ठीक उसी तरीके जीएस के इन 4 पेपर्स में से उसने कहा कि आप अपनी आधारभूत समझ और परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों और उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कीजिए, अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कीजिए। फिर वहां पर यूपीएससी ने फिर एक शब्द दिया यहाँ पर कि उम्मीदवार को संगत, सार्थक तथा सार गर्भित उत्तर दे। अब संगत का मतलब यही हुआ कि आप ऐसा उत्तर दीजिए कि जो विषय हो उस विषय से आप हटकर न उत्तर दें। और सार्थक का मतलब हाँ उत्तर जचता हो कि हाँ ये उत्तर इसी विषय पर पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। सार गर्भित का अर्थात है कि आप जब अपने शब्दों को कहें तो पीछे वाले शब्द को आगे वाले शब्द से इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए कि ऐसा लगे कि एक फिल्म या एक स्टोरी चल रही है, इतना ज़्यादा सार गर्भित। तभी तो साफ साफ यूपीएससी ने कहा है कि आपके गहन ज्ञान का आकलन करना है, ना कि आपकी स्मरण शक्ति। आपके समस्त बौद्धिक गुणों का एक आकलन करना है, ना कि आपके सूचना का भंडार कि आपने कितनी सारी सूचनाएं याद कर रखी हैं। बस आप यूपीएससी के इन 4 शब्दों को समझ जाइए, बस इन 4 शब्दों को। आपने यूपीएससी का पेपर ऐसे ही पास कर देना है। बस इन्हीं शब्दों में उसने क्या पूछेगा आपसे और आपको क्या लिखना है, सब कुछ यूपीएससी ने इन्हीं 4 शब्दों में क्लियर कर दिया। उसके बाद सबसे भयंकर या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता। आपकी स्वयं की दृष्टिकोण कैसा है। पूरे के पूरे यूपीएससी के पिछले 5 सालों के 100 क्वेश्चंस में यूपीएससी ने सिर्फ आपका अपना ही दृष्टिकोण पूछा है। अभी हम आगे देखेंगे सभी पेपरों में। अब आगे हम देखते हैं। ये था यूपीएससी का, जो यूपीएससी ने हमें डायरेक्शंस दी कि आपसे क्या पूछा जाएगा। उसके बाद ये यूपीएससी का पूरा सिलेबस है जो उसने दिया है। हमने इस सिलेबस पर पीछे एक बहुत ही डिटेल से वीडियो बना दिया है। उसके बाद उसी में से इस सिलेबस को हमने कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट किया था ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पर जितना जीएस का फर्स्ट पेपर है, जीएस का जो फर्स्ट पेपर है जीएस 1, इस जीएस 1 पेपर में हमसे 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला हिस्ट्री, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी या सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये 4 सब्जेक्ट। आर्ट एंड कल्चर कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो इस प्रकार से हम देखें तो मुख्य रूप से हमारे 3 ही विषय जीएस 1 के लिए पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, जियोलॉजी एंड समाजशास्त्र। अब यहाँ पर इस सारे के सारे को हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। ये रहा हमारा, ये है आर्ट एंड कल्चर का विषय वस्तु, ये है हमारी विश्व और भारतीय इतिहास की विषय वस्तु, और ये है हमारा भारतीय समाज की विषय वस्तु, और ये विश्व एवं भारतीय भूगोल की विषय वस्तु। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब हम पिछले यूपीएससी के पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी से भी या हम किसी से भी कोई प्रश्न पूछने के लिए किन प्रश्नवाचक शब्दों का यूज करते हैं, उनमें से सबसे पहले हम लोग व्हाट यूज करते हैं, या फिर हम लोग व्हाई यूज करते हैं, व्हेन यूज करते हैं, एंड इसी तरीके वेयर यूज करते हैं, और इसी में से हाउ। ये 5 बेसिक वर्ड्स ऐसे हैं, जब हम किसी से भी प्रश्न पूछते हैं तो इन्हीं का यूज करते हैं। जब हमें किसी भी वस्तु के विषय में बहुत अच्छे से जानना हो, किसी भी वस्तु के विषय में बहुत ही अच्छे से जानना, सिर्फ उसके विषय में हमें नॉलेज लेना हो, तो हम व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं, अर्थात क्या। जब उसके विषय में सिर्फ जानना हो, लेकिन जब किसी वस्तु के विषय में उसके कारण के विषय में जानना हो, अर्थात रीजन के विषय में जानना हो कि यह ऐसा ही है तो क्यों है, उसका कारण जानना हो, तो हम व्हाई लगाकर करते हैं, अर्थात क्यों। जैसे मान लीजिए आपने एक गाय है,
अब आपसे पूछा जाए गाय क्या है, तो आपको गाय के विषय में जानना है। तो कोई कहेगा हाँ गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, उसका कलर सफ़ेद होता है और वो दूध देती है। अब ये गाय के विषय में एक इन्फॉर्मेशन है, अर्थात गाय के विषय में हमने बतलाया कुछ, ये नॉलेज है गाय के विषय में। ठीक उसी तरीके से व्हाई मीन्स क्यों। अब यहाँ पूछा जाए कि गाय के बाल सफ़ेद ही क्यों होते हैं, अब यहाँ पर आपको कारण देना होगा। या फिर कहा जाए गाय के सींग क्यों होती हैं, तो आप रीजन देंगे। जैसे रीजन में क्या देंगे कि गाय जानवरों में अपने शरीर की रक्षा के लिए उनमें सींग होती है, ताकि वो किसी भी बाहरी किसी अन्य दुश्मन का उस पर हमला हो जाने पर वो अपनी रक्षा के लिए अपनी सींगों का उपयोग करें। ठीक उसी तरीके गाय के कान क्यों होते हैं और उसके कान लंबे क्यों होते हैं, तो बस वही आप जवाब दे देंगे कि हाँ क्यों क्यों, रीजन पूछा जा रहा है, रीजन। तो आप कह देंगे हाँ कि उसके कान इसलिए लंबे होते हैं ताकि उसके शरीर का टेम्परेचर संतुलित रहे। उसके बाद व्हेन मीन्स होता है जब कभी हम किसी समय के विषय में पूछें, कब। अर्थात जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कब उठते हैं, तो आप कहेंगे कब यहाँ पर टाइम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। जब आपसे किसी वस्तु के विषय में पूछा जाए, अर्थात उसके विषय में सिर्फ उसके विषय में नॉलेज लेनी हो, तो क्या लगाएंगे। वो उसी तरीके जब कोई किसी से कोई कारण पूछता है तो क्यों लगाकर, और जब कोई समय पूछता है तो कब लगाकर, और उसी तरीके जब कोई स्थान पूछता है कहीं का, तो वो वेयर लगाकर, अर्थात कहाँ लगाकर उससे पूछता है। और जब उस क्रिया विधि को पूछा जाए, मतलब ये काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो वहां पर हम लगाकर हाउ का यूज करते हैं। जैसे इसका अर्थ होगा कैसे। ये है हमारे बेसिक ये बेसिक 5 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जब हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, हम सबसे अधिक इन्हीं 5 वर्ड्स का यूज करते हैं, इन्हीं 5 वर्ड्स का यूज करते हैं जब कभी भी कोई भी पूछना हो। वेल एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट, जब हमें उसके विषय में जानना हो, किसी वस्तु के विषय में सिर्फ हमें जानकारी लेनी हो। वाई मीन्स क्यों, अर्थात यह है तो ऐसा ही क्यों है, रीजन्स, क्या कारण है, क्या रीजन्स है जो बताइए। कब मीन्स समय, मतलब ये किस समय से चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वेयर मीन्स कहाँ, स्थान के विषय में पूछा जाए। और हाउ मीन्स कैसे, अर्थात जब किसी कार्य के प्रोसेस को पूछा जाए, उसकी क्रिया को पूछा जाए, तो उसे हम कैसे कहेंगे। लाइक दिस, मान लीजिए कि कोई आप मान लीजिए आप पढ़ने जाते हैं, और पढ़ने जाने में आपसे पूछा जाए कि आप पढ़ने कैसे जाते हैं, तो आप पूरी की पूरी क्रिया भी बताएंगे। हम सुबह उठते हैं, उसके बाद ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस पहनने के बाद साइकिल या मोटरसाइकिल या बस जो कुछ भी है उससे हम स्कूल रास्ते से होते हुए जाते हैं। ये आपकी क्रिया विधि है। तो वेल इनमें से जितने सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द का यूज किया है, वो भी क्या, पूरे के पूरे 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में उसने सिर्फ क्या का यूज किया है। और वहाँ पर उसने, आगे हम देखेंगे क्या का यूज किया है, और उसने वहाँ पर कैसे का किसी भी प्रश्न में यूज ही नहीं किया। सिर्फ उसने इस शब्द को किस प्रकार के नाम से यूज किया है शब्द, किस प्रकार, किस प्रकार। और उसी तरीके से यूपीएससी ने क्यों को यहाँ पर उन्होंने किस कारण इस शब्द का यूज किया है यूपीएससी ने। तो वेल यूपीएससी ने इन 5 बेसिक क्वेश्चन में से किसी भी प्रश्न में से ये और ये बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ इन 3 प्रश्नों का उन्होंने यूज किया है। तो वेल अब हम देखेंगे आगे कि यूपीएससी हमसे पूछना क्या चाहता है। और वेल इन प्रश्नों का तो यूपीएससी अपने पूरे के पूरे पेपर में बहुत कम उसने यूज किया है। उसने जिन शब्दों का यूज किया है उन पर भी हम एक डिस्कशन करेंगे। वेल सबसे पहले देख लीजिए यूपीएससी ने किन शब्दों का सर्वाधिक यूज किया है। उन्होंने एक किस कारण यूज किया जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने व्हाई किया, किस प्रकार यूज किया जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने हाउ किया, क्या का यूज किया जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने 2 तरीके से किया। एक स्थान पर उन्होंने व्हाट लिखा और एक स्थान पर उन्होंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया। और उसके बाद अब हम देखते हैं यूपीएससी ने कौन कौन से ऐसे शब्द यूज किए सर्वाधिक,
जो यूपीएससी ने यहाँ पर अपने हर प्रश्नों में से सर्वाधिक इन्हीं शब्दों का यूज किया। उन्होंने यूज किया उजागर कीजिए, हाईलाइट, सुस्पष्ट कीजिए, इलुसिडेट, परीक्षण कीजिए, एग्जामिन, आकलन कीजिए, एसेज, स्पष्ट कीजिए, डिस्कस, चर्चा कीजिए, डिस्कस, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, एलेबोरेट, स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी उन्होंने एक ही ट्रांसलेशन यूज किया, एलेबोरेट, प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट, स्पष्ट कीजिए, डिफाइन, सुस्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई, तर्क दीजिए, आर्ग्यू, सही सिद्ध कीजिए, जस्टिफाई द व्यू, विवेचना कीजिए, डिस्कस, कारण बताइए, गिव रीजंस, विशदीकरण कीजिए, पुष्टि कीजिए, सब्स्टिनिएट, विशदीकरण कीजिए, एलुसिडेट, फिर विवेचन कीजिए, डिस्कस, प्रकाश डालिए, हाईलाइट, सूचित कीजिए, इंडिकेट, टिप्पणी कीजिए, कमेंट, विश्लेषण कीजिए, इन्यूमरेट, मूल्यांकन कीजिए, एवेल्युएट, औचित्य सिद्ध कीजिए, जस्टिफाई, विस्तृत उत्तर दीजिए, एलेबोरेट, विस्तृत वर्णन कीजिए, एलेबोरेट, औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए, जस्टिफाई। ये शब्द यूपीएससी ने सर्वाधिक यूज किए। और जहां पर उसने सर्वाधिक एक शब्द यूज किया, डिस्कस, जिसकी हिंदी में ट्रांसलेशन 4 प्रकार से किया गया, स्पष्ट कीजिए, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए। उसी तरीके से उसके बाद सर्वाधिक जो शब्द यूज किया यूपीएससी ने, एलोबरेट, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, सविस्तार स्पष्ट कीजिए, विस्तृत उत्तर दीजिए और विस्तृत वर्णन कीजिए। ये इस शब्द के कई सारे अर्थ हैं हिंदी में। वेल, यूपीएससी जो भी अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करती है वो उसमें हमेशा इंग्लिश ही लिखती है, वो हिंदी नहीं लिखती है। यूपीएससी के द्वारा तैयार किए गए इंग्लिश के पेपर का सिर्फ ट्रांसलेशन हिंदी में हमें प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए उसका आधारभूत पेपर इंग्लिश में ही तैयार होता है। अब यहाँ पर जो यूपीएससी ने इन सारे शब्दों को दिया है, इन सारे शब्दों का कोई भी विशेष अर्थ नहीं है। इन सारे शब्दों का अर्थ निकालें आप तो बस एक ही निकलेगा। आप इन सभी जो भी शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ यही हुआ, अपना दृष्टिकोण, आप बस अपना दृष्टिकोण बताइए। इसका मेन सा शब्द बस यही है, अपना दृष्टिकोण बताइए। या इन शब्दों का अर्थ है विचार विमर्श कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। इन सभी प्रश्नों का बस एक ही, जो यूपीएससी ने सबसे पहले भी कह दिया था, ये देखिए स्टार्टिंग में, कि यूपीएससी कहती है कि दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता, दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता। बस हर प्रश्न में यूपीएससी बस यही शब्द का यूज करेगी। बस आपसे यही पूछेगी कि इस प्रश्न पर आप अपना दृष्टिकोण रखिए, विचार विमर्श कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, औचित्य सिद्ध कीजिए। ऐसे ही शब्दों का यूज करेगी हर बार। अब ये सभी हमने देख लिए और इन सारे शब्दों का कोई विशेष अर्थ भी नहीं है। सभी शब्दों का एक ही अर्थ है कि अपना दृष्टिकोण बताइए, विचार विमर्श कीजिए। इसके लिए हमने इन शब्दों को डिक्शनरी में सर्च भी किया, जहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस शब्द को सर्च किया। तो डिस्कस की हिंदी में निकले अर्थ चर्चा करना, बहस करना, विचार विमर्श करना, विवाद करना, तर्क करना, विचार विनिमय करना एंड वाद विवाद करना। अब यहाँ पर देखिए इसके कितने सारे ट्रांसलेशन। एक डिस्कस उन्होंने किया, फिर उसके बाद यहीं पर देखिए ऐसे भी शब्द हैं जो हमें आर्ग्यू, जो कि यूपीएससी ने इसका ट्रांसलेशन आकलन करना किया। उसके बाद यहीं पर और भी कई सारे शब्द हैं, आई थिंक नहीं है ये। उसके बाद फिर हमने एलुसिडेट का भी ट्रांसलेशन डिक्शनरी में देखा, तो इसकी हिंदी में निकले हमारे पास अर्थ स्पष्ट करना, विशद करना, समझाना और व्याख्या करना। यहाँ पर स्पष्ट करना का देखिए ट्रांसलेशन में उन्होंने यूज किया क्लैरिफाई, उसके बाद डिफाइन और एक्सप्लेन। और इसी शब्दों का यूपीएससी ने स्पष्ट करना ट्रांसलेशन किया है। यहाँ ये देखिए
एक्सप्लेन मीन्स स्पष्ट करना, और उसी तरीके डिफाइन मीन्स स्पष्ट करना, और उसके बाद उजागर कीजिए। देखिए यहाँ पर उजागर कीजिए के लिए यूपीएससी ने हाईलाइट यूज किया, और इसी का अर्थ ये भी होता है, यहाँ पर देखिए हाईलाइट के लिए, हाईलाइट का मतलब होता है स्पष्ट करना। ये भी शब्द यहीं पर कहीं था, आई थिंक, वेल नहीं है। उसके बाद फिर हमने इवेल्युएट का भी देखा, तो इवेल्युएट में भी हमें मिले मूल्यांकन करना, मूल्य निश्चित करना, परिगणन करना, मूल्यांकन करना। यहाँ पर जो ये सभी शब्द हैं, ये दीजिए यहाँ पर एसेस एंड डिफाइन, यहाँ पर भी वही शब्द मिल गए। तो देखिए एक ही शब्द दूसरे और दूसरा शब्द पहले, इसी तरीके से सभी शब्द एक दूसरे में मिले हुए हैं। अर्थात यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछने के लिए इतने सारे शब्द उन्होंने इसलिए यूज किए कि एक ही शब्द बार बार रखना उन्हें भी अच्छा ना लगता होगा। वेल ये सभी हमारी पूरी की पूरी एक चर्चा थी यूपीएससी के पेपर के विषय में। अब हम देखेंगे वेल इस पेपर का ये जो पेज है, इस पेज का हम बाद में आपको बताएंगे इसका क्या मतलब है। अब देखिए जीएस सिलेबस वही यूपीएससी ने जो दिया है, इस पर हमने पिछला एक वीडियो बहुत डिटेल से बना दिया। अब देखिए प्रीवियस ईयर जीएस के पिछले 5 सालों के हम क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम सन 2020 से सन 2016 तक के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों पत्रों का अध्ययन करने से पहले एक बार हम जीएस 1 पर एक बार एक चर्चा कर लें या फिर देख लें। तो वेल सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीएस हमारा होता है, जीएस पेपर जितने भी जीएस होते हैं, ये जीएस पेपर, इसमें से हमें क्वेश्चन होते हैं हमारे 20 और समय हमारा होता है 3 घंटे का, और इसमें से टोटल हमारे क्वेश्चन होते हैं 20। प्रारंभ के 10 क्वेश्चन और अंतिम के 10 क्वेश्चन। प्रारंभ के 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, और अंतिम के 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हमें 150 वर्ड्स में लिखना होता है, और ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये वाले, इस वाले क्वेश्चन में से हमें प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के लिए 6 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं। इस वाले प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें 6 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं, और ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लिखने के लिए 11 मिनट 45 सेकंड हमें मिलते हैं। 11 मिनट 45 सेकंड और 6 मिनट 15 सेकंड, ये वाले क्वेश्चन को लिखने के लिए जो 10 मार्क्स के होते हैं, इस पर हमें हर क्वेश्चन पर 6 मिनट 15 सेकंड का समय मिलता है। और जो ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए हमें 11 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। ये बेसिक जानकारी है, और ये बेसिक जानकारी जितने भी जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस के 4 पेपर, चारों पेपर पर ये जानकारी लागू होती है। वेल अब हम सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी का सन 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सन 2020 के क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। वेल इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने हमसे भारतीय कला और इतिहास के विषय में पूछा, लेकिन उनका पूछने का माध्यम शैलकृत स्थापत्य है। शैलकृत स्थापत्य मीन्स जो पत्थरों से बनाई गई इमारतें और मंदिर प्राचीन काल के थे, उनके विषय में। वेल हम अपने भारत के इतिहास को 3 स्रोतों से जानते हैं, 4 स्रोतों से। पहला स्थापत्य से,
स्थापत्य से, दूसरा सिक्कों से, दूसरा हम लोग सिक्कों से, तीसरा हमारे पास है धर्म ग्रंथ, तीसरे हमारे पास हैं धर्म ग्रंथ, और चौथे जो हमारे पास है वो विदेशियों के विवरण है, या फिर जिसे आप कह सकते हैं लेख, जो विदेशियों के विवरण या लेख, जैसे चीनी यात्रियों ने और सिकंदर के समय के जो यात्री थे उन्होंने लिखा, वो आते हैं हमारे लेख के अंतर्गत। तो यहाँ पर जितना जो हमारे प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास को बताने वाले इन 4 स्रोतों में से सिर्फ इस स्रोत का हमें बहुत अच्छे से बताना है, वो भी 150 वर्षों में। अब यहाँ 150 वर्ष कितने होंगे समथिंग, तो वेल हम एक बार देखते हैं 150 वर्ष समथिंग। अब जैसे इस पीडीएफ में देखिए, इसमें इस टोटल पेज में समथिंग 200 वर्ड्स हैं, समथिंग 200 वर्ड्स हैं, और इतने आधे में से इतने में 100 वर्ड्स हैं और इतने में 100 वर्ड्स हैं, इतने में 50 वर्ड्स एंड इतने में समथिंग 50 वर्ड्स, और इसी तरीके इतने में समथिंग 50 वर्ड्स एंड इतने में भी समथिंग 50 वर्ड्स। अब 150 वर्ड्स में लिखने का मतलब ये हुआ कि समथिंग हमें इतना लिखना है, इतना। तो यूपीएससी ने साफ साफ हमसे कहा है, और यूपीएससी अब मान लीजिए समथिंग आपको इतना लिखना है 150 वर्ड्स में, तो यूपीएससी आपको जो कॉपी देगी लिखने के लिए, उस कॉपी में इतना ही स्पेस होगा कि जितने स्पेस में आपका 150 वर्ड्स का क्वेश्चन का आंसर आ जाए। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो होते हैं 11 से 20, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो 250 वर्ड्स मीन्स जितना ये टोटल इतना, जितना ये लेख है इतना, और उतने में इतने को और ऐड कर दीजिए, तो इतने लेख को उन्होंने 250 वर्ड्स में काउंट किया है। वेल यूपीएससी अपनी जो कॉपी देती है उन कॉपियों में उतनी ही स्पेस होती है जितने आपसे उनको लिखवाना होता है। तो वेल अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। वेल एक बात और कि इसमें से जितना कुछ मैंने बताया वो पूर्णतया पूर्ण नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में जो मेंस लिखने वाले में से 10 से 12,000 विद्यार्थी समथिंग मेंस को लिखते हैं, और इन 10-12,000 विद्यार्थियों में से सबकी कॉपी सेम नहीं होती है, लगभग कुछ की अलग होती है। तो फिर इतने में से सिर्फ 700 से 800 ही क्यों यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं? उसका रीजन ये है कि जो विद्यार्थी बिल्कुल यूपीएससी के कहे अनुसार अपनी कॉपियां लिखते हैं, उन्हीं को पास वो करती है। वेल यूपीएससी ने साफ साफ कहा है कि वो आपसे क्या चाहती है। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि आपका उत्तर, उम्मीदवार का उत्तर कैसा, संगत, सार्थक और सारगर्भित होना चाहिए। जिन एस्पायरेंट्स का उत्तर ये तीनों ही पॉइंट्स पर एकदम खरे उतरते हैं या 100% श्योर या अच्छे से इन 3 शब्दों को अपने पे आंसर में से पेश करते हैं, उनका यूपीएससी तो 100% क्रैक ही होता है। साफ साफ यूपीएससी इसलिए कह रही है कि हमें आपसे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आपका उत्तर संगत होना चाहिए, हमें चाहिए आपका उत्तर संगत होना चाहिए, और हमें चाहिए आपका उत्तर सारगर्भित होना चाहिए। जिस एस्पायरेंट्स का उत्तर ऐसा है वो मान लीजिए यूपीएससी मेंस क्रैक कर देगा, 100% वो क्रैक कर देगा, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेल क्वेश्चन नंबर 2 में यूपीएससी ने कहा, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। हमने पहले भी विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए और मूल्यांकन कीजिए, इनका बस एक ही सीधा साधा तात्पर्य अपने शब्दों में या अपने विचार विमर्श इस प्रश्न पर रखिए। और इस जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में से जो हाईलाइट हैं शब्द, मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी शब्द पर बेस है, आपको पूरा का पूरा अपना उत्तर इसी शब्द पर लिखना है।
तो भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। बौद्ध धर्म जो था हमारा, ये प्राचीन भारत में या फिर यूं कहें मध्यकालीन भारत में से सबसे अधिक ये बहुत लंबे समय तक बौद्ध धर्म चला। और बौद्ध धर्म में से कई सारे राजा हैं और उनमें से कई सारे काल आए। किंतु जो पाल काल था, इस पाल काल में बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो आपको अपने शब्दों में 150 वर्ष में इसका लिखना है। इस पूरे क्वेश्चन का मुख्य बिंदु पाल काल है, पाल काल में बौद्ध धर्म, इसी पर यह रिलेटेड है पूरी तरीके क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ये है, लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ एवं राष्ट्रीय आंदोलन। जो लॉर्ड कर्जन, जब भारत हमारा गुलाम हुआ तो इस गुलामी के दौरान जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हमारे भारत में आते थे, उन्हीं में से एक लॉर्ड कर्जन, जिसने ऐसी नीतियाँ लागू की, उसकी नीतियों के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। तो इसमें से आपको बतलाना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ ने क्या क्या अपना भूमिका निभाई। अर्थात लॉर्ड कर्जन की जो वो थी नीतियाँ, इन नीतियों में ऐसा क्या था जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। ये है आपको फिर वही शब्द कि यूपीएससी उत्तर लेखन का ही पेपर है, बल्कि इसमें जो जितना अच्छा उत्तर लेखन कर ले गया उसका उतना ही अच्छा वो क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। इसमें से हम कुछ भी आपको बतलाएं, किंतु इसमें से आपको अपने ही अकॉर्डिंग उत्तर लिखने हैं। एक बार बतला दें कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्राचीन भारत के इतिहास से, अर्थात ये हिस्ट्री से है। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन 3, ये हमारा आधुनिक भारत से है और ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगला देखिए, परिप्रशांत क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 4, परिप्रशांत क्षेत्र का भूभौतिकी अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। वही परिप्रशांत क्षेत्र की जो भौतिकीय अभिलक्षण है, उनको आपको अपने शब्दों में देने हो भी कितने, 150 शब्दों में। परिप्रशांत क्षेत्र जो हमारा प्रशांत क्षेत्र में एक मेखला पाई जाती है, जिसमें से हर समय पानी गर्म गर्म निकलता रहता है, या फिर यूँ कहें वहाँ से लावा निकलता रहता है। तो आपको उसके विषय में, इस परिप्रशांत क्षेत्र के विषय में इस क्वेश्चन में बताना है, वो भी अपने 150 शब्दों में। वही यूपीएससी में आप कितना अच्छा उत्तर लिख लेते हैं, बस वही सबसे मायने रखता है आपका। हम आपको कुछ भी बतलाएं, किंतु आप इसका उत्तर और इसमें लिखने वाले 100 विद्यार्थियों का उत्तर कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का जो भी सिलेबस होता है, यूपीएससी अपने प्रश्न इस प्रकार पूछती है कि यूपीएससी के उत्तर 360 एंगल घूम सकते हैं, अर्थात आप किसी भी दिशा से कुछ भी पकड़कर इनमें रख सकते हैं। इस प्रकार से इतने सारे आयाम खुल जाते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर देने के, कि आप कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं, किंतु अपने विषय क्षेत्र से मत भटकिएगा। यदि आपने परिप्रशांत के स्थान पर कुछ और लिख दिया तो आपका 100% नंबर कटेंगे ही कटेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें से है, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। अब मरुस्थलीकरण होता क्या है, जहाँ की जमीन रेगिस्तान बन जाए उसे ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो इसमें जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं, इसको जलवायु सीमाएं नहीं होती, इसको आपको अपने शब्दों में 150 शब्दों में लिखना है। अब आप कितना अच्छा आप इसे लिख पाते हैं, वही मेन है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका जियोग्राफी से है रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका जियोलॉजी से है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका जियोलॉजी से है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी जियोलॉजी से ही है। अब इसमें है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। अब हिमालय के जो हिमनद, हमारा जो मान लीजिए जो हमारा ये हिमालय पर्वत है, ये यहाँ पर जितने भी हिमनद हैं, हिमनद अर्थात यहाँ पर जो बर्फ जमी हुई है, जब ये बर्फ पिघल कर आती है तो इनसे नदियों का निर्माण होता है हमारे भारत में। तो इनका यूपीएससी कह रही है कि जो भी ये हिमनद पिघल रहे हैं, इनके पिघलने से भारत के संसाधनों पर दूरगामी अर्थात आज का नहीं, आने वाले 20 से 25 सालों में कैसा प्रभाव होगा।
यदि इसका यही हिमालय में जो हिमनद है यदि अधिक पिघल गए तो वहाँ पर नदियाँ सूख जाएंगी, और फिर हमारे इससे प्रभाव ये होगा, नदियाँ सूखने से हमारे देश में जो खेती होती है नदियों से, उस पर भी प्रभाव होगा। इन्हीं सब चीज़ों को आपको 150 शब्दों में अपने शब्दों में लिखना है। जितना अच्छा आप लिख लेंगे उतना ही अच्छा आपका प्रश्न उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थित का उदाहरणों सहित कारण बताइए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लौह एवं इस्पात, जो इस्पात उद्योग है, ये जहाँ पर इनका कच्चा माल मिलता है, जैसे कच्चा माल इनका जो लोहा होता है, इनका कच्चा आयरन ऑक्साइड, और ये जो इसका जो अयस्क होते हैं जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, इनसे ये उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग दूर स्थित हैं। क्यों स्थित हैं, और इसका उदाहरणों सहित आप कारण बताइए कि आखिर ये क्यों दूर स्थित हैं। वेल, आपको इस भी प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में 150 शब्दों में देना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है ये रिलेटेड है हमारा सोशियोलॉजी या सोसाइटी से, जिसमें बहुसंस्कृति भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। अब बहुसंस्कृत भारतीय समाज का मतलब ये हुआ सीधा सीधा, जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थानी जो होते हैं, हमारे राजस्थान के व्यक्ति, वो कुछ दूसरे प्रकार का नृत्य करते हैं। उसी तरीके से केरल के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी दूसरे प्रकार से नृत्य करते हैं। इसी तरीके से उत्तर भारत के जो भी लोग हैं, उत्तर भारत, उनके नृत्य जो होते हैं वो कुछ किसी दूसरे प्रकार के। इस प्रकार से ये बहुसंस्कृत भारतीय समाज हुआ। तो बहुसंस्कृत भारतीय समाज में जो जाति है, जाति व्यवस्था, जैसे जो फोर्स सिस्टम पर है, जिसमें आपकी होती है, जैसे सबसे पहले कहते हैं ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र। ये जो हमारे कास्ट सिस्टम 4 स्तरों पर है, तो ये क्या इसकी प्रासंगिकता क्या वर्तमान समय में समाप्त हो गई है, ये बतलाना है, वो भी उदाहरणों सहित। वेल, आप इसको ये क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो ये जब आप तैयारी कर लेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही इन प्रश्नों के डायमेंशंस ऑटोमेटिक ही खुलने लगेंगे कि आप इसमें ऐसा क्या लिखें। और जब आपकी तैयारी एक बार हो जाएगी तो इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर दे देंगे। वेल, अभी हम सिर्फ इन प्रश्नों को देखकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है और उन प्रश्नों के उत्तर हम किस तरीके लिख सकते हैं। वेल, अगला क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन 9, जो कि हमारा सोसाइटी से रिलेटेड था। अब अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें कह रहे हैं कोविड-19 महामारी भारत में वर्ग असमताओं एवं गरीबी को गति दे दी है, टिप्पणी कीजिए, वो भी 150 शब्दों में। कोविड-19 महामारी जो कि करंट का है, अभी हाल फिलहाल का ये विषय है जो कि करंट का है, जो अभी चल रहा था। अब कोविड-19 ने भारत में वर्ग असमताओं और गरीबी को गति दे दी है, ये यूपीएससी ने कहा है कि ये ऐसा ही हुआ है। अब आप अपने शब्दों में बताइए, हाँ ऐसा ही हुआ है, तो कौन कौन से वो कारक हैं जिनके कारण भारत में वर्ग असमानता और गरीबी को गति मिल चुकी है। ये आपको भी अपने ही शब्दों में लिखना है 150 वर्ड्स में। यूपीएससी वही बात, फिर यूपीएससी सिर्फ उत्तर लेखन कला का ही एग्जाम है, जिसने जितना अच्छा उत्तर लिखा तो आपके मन में एक बार क्वेश्चन आएगा कि अच्छा उत्तर कौन माना जाएगा। तो यूपीएससी ने अपने शब्दों में साफ साफ कहा है कि जिसका उत्तर संगत होगा, साथ में जिसका उत्तर सार गर्भित होगा, और सार गर्भित के साथ साथ जिसका उत्तर संगत सार गर्भित और जिसके उत्तर में सार्थकता अर्थात सार्थक होगा, ये 3 शब्द जिसके उत्तर में लागू हो रहे हैं उसका उत्तर सबसे अच्छा माना जाएगा। वेल दोस्तों, ये तीनों शब्दों पर आपके लिए भी उत्तर लिखना एक चैलेंजिंग है, क्योंकि ये साधारण से 3 शब्द दिख रहे हैं किंतु वास्तव में इतने साधारण नहीं हैं जितने साधारण ये दिखते हैं।
सारगर्भित का अर्थ ऐसा कि आपको जो उत्तर लिखना है उसमें डीपनेस हो, अर्थात पिछले का शब्द अगले वाले शब्दों से जुड़ा हुआ हो, एक प्रकार से कोई शब्द अचानक से ना आ जाए। सार्थक का मतलब ये हुआ कि आप जो शब्द रख रहे हैं, हाँ ऐसे शब्द इस विषय क्षेत्र के हैं या नहीं है। संगत का मतलब आपका जो उत्तर होना चाहिए वो बिल्कुल पूछे हुए सिलेबस में ही होना चाहिए। अब आपसे कहा कोविड-19 पर लिखिए, तो आप कोविड-19 महामारी में असमताओं और गरीबी के विषय में पूछ रहा, तो अब आप वहाँ पर इलाज और वैक्सीन के विषय में लिख दें, तो ये पूरी तरीके से सिलेबस से हट गया और इसका आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिए। अब इसमें कहने का तात्पर्य यूपीएससी कह रही, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? ऐसा होता है या नहीं होता है? यदि होता है तो उस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, यदि नहीं होता है तो उस पर भी अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। अब आप कितना अच्छा उत्तर लिखते हैं पूरा आप पर डिपेंड करता है। अब वेल, संस्कृत का अर्थ यही होता है कि भारत देश के भिन्न भिन्न कोनों में रहने वाले लोगों का रहन सहन जो जिस तरीके का है उसे हम संस्कृत के अंतर्गत रख देते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हमारा सोसाइटी से है, ये हमारा क्वेश्चन सोसाइटी से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिए 250 शब्दों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का प्रत्येक क्वेश्चन आपका 250 वर्ड्स में होगा और क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का के सभी क्वेश्चन आपके 150 शब्दों में होते हैं। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको 6 मिनट 15 सेकेंड मिलते हैं, तो वहीं पर इन वाले क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 11 मिनट 45 सेकेंड मिलते हैं। वेल, यहाँ पर ये जो समय है इसमें इन समय से आपको एक बात अवश्य ज्ञात हो जानी चाहिए कि आपकी स्पीड राइटिंग बहुत तेजी होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, अथवा आप दे नहीं पाएंगे। इतनी तेज आपकी स्पीड राइटिंग होनी चाहिए। तो आपकी स्पीड राइटिंग कितनी होनी चाहिए? आप 1 मिनट में, यदि 1 मिनट में आप अपने ऊपर प्रयोग करना और देखना, यदि 1 मिनट में आपने 22 शब्द, लगभग 22 शब्द लिख दिए यदि आपने 1 मिनट में, तो आपकी स्पीड राइटिंग सेम टू सेम इस क्राइटेरिया में फिट हो जाएगी। और यदि आपकी इससे ज़्यादा तेज है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपका समय भी बच जाएगा। यदि इससे धीमी है तो आप अपने सारे क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाएंगे। वेल, यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है इसमें भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने में एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेल, यहाँ पर जो भारतीय दर्शन का मतलब ही होता है कि जब मनुष्य अपने विचारों को इतना ज़्यादा फैला दे कि वो दुनिया के सभी आयामों को खोल दे अपने शब्दों में, तो उसे हम एक प्रकार से भारतीय दर्शन कहेंगे। जैसे गौतम बुद्ध ने, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध जब अपने ज्ञान की खोज में निकले थे तो उन्होंने दर्शन का ही सहारा लिया था। तो ये जो दर्शन है, ये कैसी दर्शन? भारत में जो स्मारक बने हुए हैं और इनमें जो इनकी स्मारकों में कल्पना कर कर जो इनमें आकार और कला दी गई, उसके विषय में आपको विवेचना करना है, और वो भी 250 शब्दों में। काफ़ी लंबी विवेचना करनी है आपको। 250 शब्दों का मतलब हुआ समथिंग 1.5 पेज। वो भी काफ़ी, या फिर आपकी कॉपी पर डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी छोटी है या उसका साइज कुछ बड़ा है। वेल, इसका क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वेल, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये फिर आपका आर्ट एंड कल्चर से है। ये क्वेश्चन आर्ट एंड
कल्चर से है, किंतु यह क्वेश्चन है 250 शब्दों का। और जो यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन था ये रहा, जो ये भी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है, किंतु ये 150 शब्दों का था। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका, ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो वहीं पर ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका ये 250 शब्दों का है और इसके मार्क्स 15 हैं। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए। मध्यकालीन भारत जो था हमारा, मध्यकालीन भारत जिस समय हमारे देश में मुगल साम्राज्य और उसी के आसपास जो बाबर, हुमायूं, ये जितने सारे थे हमारे भारत देश में शासक, ये फारसी साहित्य स्रोत में से इनका सबका जिक्र होता है। तो यहीं पर वही कह रहे हैं कि जो फारसी साहित्य है वो उस काल के विषय में हमें सब कुछ बतलाता है। टिप्पणी करनी है 250 शब्दों में, आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सन 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए 250 शब्दों में। और ये है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको लिखने के लिए आपको 11 मिनट 45 सेकेंड मिलेंगे। 1920 के दशक में जो राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात हमारे भारत देश की आज़ादी में जो महत्वपूर्ण विचार आए, उन विचारों ने हमारे देश में और भी अधिक आज़ादी को प्रबल किया। जैसे जब भारतीयों को, मान लीजिए भारतीयों को जब यह आभास हुआ कि अंग्रेज तो अपने स्वार्थ के लिए हमारा सिर्फ शोषण कर रहे हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का हमारे देश में उदय हुआ। तो यहीं पर जिन वैचारिक धाराओं को हमारा समाज ने ग्रहण किया, उनके विषय में आपको लिखना है। वो भी 1920 के दशक के लगभग के जो विचार राष्ट्रीय आंदोलन ने ग्रहण किए थे उनके विषय में। और ये भी देना है 250 शब्दों में, अर्थात ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका। वो भी ये किससे रिलेटेड है, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हमने पहले भी बता दिया था कि जो हमारा ये वाला पेपर है GS1, ये जो GS1 है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जाएंगे। पहला हमसे जियोलॉजी, हिस्ट्री और हमसे सोसाइटी। हिस्ट्री ही का ही एक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, जिसे भारतीय विरासत एवं कला कहा जाता है हिंदी में, आर्ट एंड कल्चर। तो ये हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर अलग नहीं, इस प्रकार से मुख्य रूप से देखे जाए तो तीन ही विषय हमारे हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 13। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़, बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जितने भी शब्द यूपीएससी ऐसे यूज करे, इनका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में देना है। लेकिन जो भी आप दें उस उत्तर के प्रति आपके पास एक डेटा भी होना चाहिए। यदि आप अपने प्रश्नों में डेटा को इंक्लूड करते हैं या रखते हैं तो आपका उत्तर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और वही उत्तर ऑथेंटिक, अर्थात सबसे ज़्यादा वो उत्तर एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सिद्ध किया हुआ है। तो यहाँ नदियों को आपस में जोड़ने पर सूखा, बाढ़ और बाधित परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। यदि हमने नदियों को आपस में जोड़ दिया तो सूखा, जैसे एक नदी सूखी तो दूसरी नदी का पानी उसमें पहुंच जाएगा। जब और बाढ़ का मतलब एक नदी में पानी अधिक हुआ तो उसका पानी दूसरी नदी में पहुंच जाएगा। बाधित जल परिवहन, अब मान लीजिए कि जैसे एक नदी ऐसे जा रही है, ये नदी एक ऐसे जा रही है, तो इसमें से जो नाव चल रही है ये वाली, तो ये सिर्फ इसी नदी से होते हुए जाएगी। किंतु मान लीजिए हमने इसको ऐसे जोड़ दिया तो अब यहाँ पर ये जो नाव हमारी है ये वाली, ये नाव यहाँ से आते हुए यहाँ पर से ऐसे इस नदी में प्रवेश कर जाएगी। तो वहीं पर कह रहे हैं जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है 250 शब्दों में।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी ये हमारा क्वेश्चन जो 14 है, ये हमारा क्वेश्चन जियोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारत में 10 लक्षी नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी सम्मिलित हैं में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। अब यहाँ पर 10 लक्षी नगरों, अब पहले आप जानिए 10 लक्षी नगर कौन से हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि 10 लक्षी नगरों जैसे कि हैदराबाद और पुणे ये स्मार्ट सिटी सम्मिलित हैं में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। इन नदियों में जो बाढ़ आ जाती है 10 लक्षी नगर, उनमें इस बाढ़ का क्या कारण है, वो कौन कौन से कारण है, ये आपको इसमें बतलाना है। और ये बताने के साथ साथ आपको अपने उत्तर के पक्ष में कुछ डेटा भी देना है। यदि आपने डेटा दे दिया, वो भी ऑथेंटिक डेटा जो सिद्ध किया हुआ है, मान लीजिए आपका उत्तर सबसे धांसू है और साथ में उसमें आप कहीं मैप या फिगर का भी यूज कर दें, तो आपका उत्तर तो एकदम चार चांदनी में चांद लगाने जैसा हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन हमारा उससे रिलेटेड है, जियोलॉजी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए 250 शब्दों में। और इस प्रत्येक क्वेश्चन को आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। अब सौर ऊर्जा, भारत में सौर ऊर्जा बनाने के लिए प्रचुर, कह रहे हैं प्रचुर संभावनाएं हैं, बहुत सारी, किंतु हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, इसका आपको बतलाना है। मान लीजिए कि आपने सौर ऊर्जा का प्लांट कहाँ लगाएंगे, जहां पर आपकी हवा काफी तेज और हर समय चलती होगी, लेकिन क्या भारत के हर कोने में ऐसी हवाएं चलती हैं? नहीं चलती हैं। तो वही क्षेत्रीय भिन्नता है, ये क्षेत्रीय भिन्नता है। तो ये जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, इनका आपको वर्णन करना है कि इन क्षेत्रीय भिन्नताओं में ऐसा क्या है जिसके कारण इस सौर ऊर्जा प्लांट को हम यहाँ स्थापित कर सकते हैं और यहाँ पर इन्हें स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये आपको बतलाना है अपने शब्दों में, 250 शब्दों में। और उसके पश्चात चूंकि यूपीएससी आपसे हर बार यही पूछेगी, आप उसका मतलब कोई भी प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में दें, क्योंकि आने वाले समय में आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं, आईएएस या आईपीएस, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी 24 जॉब्स में से ये जो 2 जॉब्स हैं, आईएएस और आईपीएस, सबसे पॉपुलर है। ये जब आप ऐसे पद ग्रहण करेंगे, इतने बड़े बड़े पद, और आप में ऐसी समझ ना हो कि हमारे देश में सौर ऊर्जा तो बहुत अधिक है, किंतु क्षेत्रीय भिन्नताओं में इन्हें हम कैसे लाएं, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे। क्योंकि यूपीएससी भी चाहता है कि आप में ऐसी समझ हो कि जब आप भारत में एक ऑफिसर रैंक पर जाएंगे, तो आप उस रैंक पर होने के बावजूद आप हर समस्या का एक अच्छा से अच्छा समाधान दे सके। इसी चीज की आशा हर क्वेश्चन में यूपीएससी आपसे करेगी और हर बात में यही पूछेगी। आप मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, विस्तृत वर्णन कीजिए, औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए, विवेचना कीजिए और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसे ही शब्दों से बार बार आपसे पूछेगी आपके विचार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 17। वेल ये भी जो हमारा है, ये जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। अब वन संसाधन, यहाँ पर वन संसाधन जो जंगल होते हैं जो हमारे भारत में है, इनकी स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर इनके उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। जैसे हमारे भारत में जो भी जंगल स्थित है, वन संसाधन, इनकी जो स्थिति और जलवायु परिवर्तन के कारण इन पर ऐसे कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, उनको आपको बतलाना है, वो भी 250 शब्दों में। 250 शब्दों में आपको काफी लंबा उत्तर लिखना होगा। और इस क्वेश्चन को देने के लिए आप में अपनी समझ विकसित करनी होगी। इसलिए आप एनसीईआरटी बुक्स को सबसे पहले पढ़कर अपनी आधारभूत जो समझ है उसे विकसित कीजिए, और आप 100% अपनी आधारभूत समझ से इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।
अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है ये भी हमारा जियोलॉजी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? वैश्वीकरण के कारण संकट में विविधता एवं बहुलवाद। जो हमारा देश भारत है इसमें बहुत विविधता है। आप भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक सफर कीजिए, आपको हर 20 से 25 किलोमीटर पर लोगों की भाषाएं और उनके पहनावे और उनकी बोलियों में अनोखा परिवर्तन नजर आता जाएगा। यही विविधता है। बहुलवाद, हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ये सभी संस्कृति जो है, ये बहुलवाद जो विविधता है, वैश्वीकरण के कारण क्या हमारी संकट में है। वैश्वीकरण का सीधा सा तात्पर्य है पूरे विश्व का एक हो जाना। जैसे आज हम लोग जब कभी कोई कटिंग देखते हैं, जैसे विदेश की कोई अच्छी कटिंग हमें बालों की लगी तो हम भी वैसी कटिंग कटवा लेते हैं। अब ये कटिंग हमारी कैसी है? वैश्वीकरण का परिणाम है कि हमने विश्व के किसी दूसरे कोने में देखा और उसे हमने भी खुद धारण कर लिया। तो उस वही क्वेश्चन कह रहे हैं कि वैश्वीकरण में यदि हमने किसी की विविधता देखी कि वहाँ का रहन सहन ऐसा है, तो क्या हम भारतीय भी अपना रहन सहन बदल देंगे? तो इसलिए इस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको अपने शब्दों में 250 शब्दों में देना है। ये क्वेश्चन आपका सोसाइटी से रिलेटेड है, अर्थात सोशियोलॉजी से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? रीति रिवाजों एवं परंपराओं को तर्क से दबाने। अब तर्क मीन्स ये हुआ कि आप हर चीज में, जैसे भारत लोग में, जैसे मान लीजिए कि हम हर सुबह अपने मम्मी और पापा के क्या छूते हैं? पैर। हमने उनके छुए पैर। अब कोई एक देख रहा है तर्कवादी, आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि आप अपनी मम्मी पापा के पैर क्यों छूते हैं? तर्क अर्थात कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें क्यों लगा दो तर्क। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा किस लिए होता है? तर्क जहां पर क्यों 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 लगा दिया जाए। तो वहीं पर जो भारत के रीति रिवाज थे, जैसे रीति रिवाजों में से रीति रिवाज आज भी भारतीयों की है कि जब कभी हमारे बेटे या बच्चे कभी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो मम्मी से घी और शक्कर खाते हैं। ये एक रीति रिवाज है। परंपराओं में देखा होगा आपने, हमेशा जब बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो छोटे बच्चे उनके पैर छूते हैं। ये परंपराएं हैं। किंतु अब तर्क से इन्हें दबाया जा रहा है कि घी शक्कर क्यों खाकर जाया जाता है एग्जाम देने। परंपराओं में जैसे आप अपने बड़ों के पैर क्यों छूते हैं, तो इसमें प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। आप इसे अपने शब्दों में लिखें, वो भी 250। ऐसी सोच मैंने अपनी आपको बतलाई, आपकी इसमें कोई भी सोच हो सकती है। क्योंकि इस प्रश्न का भी उत्तर लिखने वाले जो भी हमारे कम से कम 10 से 12 हजार जो भी स्टूडेंट होंगे, एस्पायरेंट्स जो एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, वो भी इसका उत्तर एक जैसा नहीं लिखेंगे, सबका उत्तर अलग अलग होगा। किंतु यूपीएससी के बताए हुए शब्दों पर जो लिखेगा उत्तर अपना, वो सबसे ज्यादा सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 2020 का भी ये क्वेश्चन अंतिम और लास्ट है, जिसको पूरे क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं और जिसे मैंने लगभग 35 मिनट में पूरा करने का प्रयास किया है। तो 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा है भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिए। एक प्रकार से ये भी हमारा उत्तर करंट से रिलेटेड है, लेकिन ये भी देखिए करंट से रिलेटेड जो हमारा ये क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड, ये भी हमारा 250 शब्दों में है और जिसके लिए हमें मिलेंगे 15 अंक। अब यहाँ पर उन्होंने कहा डिजिटल पहल ने शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है। बिल्कुल रियल आज किया है। आज के समय में कोरोना काल में हर विद्यार्थी घर में बैठे बैठे यूट्यूब और ऐसे ही ढेर सारे यूट्यूब के साथ साथ ऐसे ही ढेर सारे ऐप्स पर घर बैठे पढ़ाई की है। ये पढ़ाई करने का मेन मोटिव क्या था? डिजिटल पहल, जो शिक्षा में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रही। आज भी यदि आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी डिजिटल पहल का ही एक प्रकार से कार्य है कि आप घर बैठे
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से ये भी जो जस्ट नाउ अभी आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, इसका भी आपको उत्तर 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको समथिंग 11 मिनट 45 सेकेंड मिलेंगे। और वैसे में आपसे बतला दें कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 20 तक टोटल लिखने के लिए आपको 4000 शब्दों का प्रयोग करना है और इन 4000 शब्दों को लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जिसको मैंने लगभग 36 मिनट में कंप्लीट किया है। मैंने इनका उत्तर नहीं बताया है कि आप इनका उत्तर ये लिखिएगा, हमने सिर्फ एक इस पर विचार विमर्श किया है कि यूपीएससी अपने प्रश्न किस प्रकार से हमें पूछती है और प्रत्येक प्रश्न में वो हमसे क्या जानना चाहती है। इतने सारे प्रश्नों में हमने एक ही चीज़ देखी कि यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार हर प्रश्न पर जानती है, हमारे विचार जानना चाहती है कि हमारी समझ इस प्रश्न में पूछे गए कीवर्ड्स के प्रति कैसा है। और जितने सारे इस प्रश्न में से जितने सारे शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, वो सभी शब्द इस प्रश्न पत्र के कीवर्ड्स हैं और इन्हीं कीवर्ड्स पर आपको अपना विचार विमर्श रखना है। थैंक यू सो मच। अब हम अगला पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हमारे सन 2019 के सभी प्रश्न होंगे।